मेहनत कशी तबे शनिंदन दासता मेरी, खामोशी गुफ्तगू है बेजुबा है जुबा मेरी, ये दस्तूरे जुबा बंदी कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बोलने को तरसती है जुबा मेरी। कुछ बरक उठाए लाले ने नरगिस ने कुछ गुल ने, चमन में चारों तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। हाज़रीन महफिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं बाबा कौम सर सैयद अली रहमा को खिराज अकीदत पेश करता हूँ इस शेर के साथ। हजारों साल नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पर, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सबसे पहले मैं पूरी अली बरादरी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो ये इलेक्शन बहाल हुआ है हमारे प्रोटेस्ट के बाद हुआ है, आप लोगों के साथ के बाद हुआ है। अगर आप लोगों का साथ नहीं होता तो ये इलेक्शन नहीं होता। आज का टॉपिक जो हमें मिला है वो है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। राजनीति क्या है? राजनीति है कलेक्टिव डिसीजन टेकिंग प्रोसेस। अगर हम इसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के दायरे में देखें तो ये गलत है। राजनीति जब भी थी जब कोई पार्टी नहीं थी, राजनीति जब भी थी जब कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। और जब सर सैयद अली रहमान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को स्टैब्लिश किया था, जब क्या राजनीति नहीं थी? वो बात अलग है जब मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। जब भी राजनीति थी कुछ लोगों ने सर सैयद अली रहमान की सोच का साथ दिया और कुछ लोग उनकी प्रोग्रेसिव और सेकुलर सोच को जब ना समझ पाए थे और आज भी नहीं समझना चाहते हैं। 2011 में जब मैं इस इदारे में शामिल हुआ तो मुझे एक नई पहचान मिली। वो पहचान मेरे दिल के करीब है और उस पहचान को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो पहचान थी GG0819 और मुझे उस पर फख्र है। साथियों, आज आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ, अपनी दिल की आवाज लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों की आवाज को मैंने बिना दबे बिना डरे हमेशा उठाया है और अली होने का फर्ज मैंने हमेशा निभाया है। सर सैयद साहब की तारीख से हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा वाकिफ है। उनकी सोच, उनके विचार और उनके ख्वाब आज भी उतने जिंदा है जितने 100 साल पहले जिंदा थे। वो बूढ़े शख्स की महानता ही थी कि उस दौर में चिराग बनकर अकेला अंधेरों से लड़ने निकल पड़ा और तब तक लड़ा जब तक उनसे जीत न गया। मैं, आप और हमारे जैसे लाखों चिराग उसी बूढ़े शख्स के जलाए हुए चिराग हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि हम शाना बशाना खड़े होकर इस समाज में फैली हुई बुराइयों से मिलकर लड़ें और जब तक लड़े वो बुराइयां खत्म न हो जाएं। दोस्तों, बुरा लगे तो माफी चाहता हूं। जब मैंने इलेक्शन कंटेस्ट करने की सोची तो लोगों ने मुझसे पूछा तुम इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हो, क्या वजह है? तो वजह यह है कि पिछले कई सालों में हम लोगों में कहीं ना कहीं एक ठहराव आ चुका है। हम हर साल एक यूनियन चुनते हैं, हम हर साल किसी ना किसी की स्पीच से इम्प्रेस हो जाते हैं, हम हर साल अपना रहनुमा और एक कायद चुनते हैं और वो रहनुमा और वो कायद क्या करता है किसी से छुपा नहीं है भाइयों। एक इलेक्शन मुझे ऐसा बता दिए थे जिसमें लॉबिज्म, रीजनलिज्म, हॉस्टाइल प्लेसमेंट मुद्दा नहीं रहे। लोगों ने वादे किए, अगर वादे पूरे किए हैं तो आज भी ये मुद्दे क्यों बने हुए हैं? माफ कीजिएगा भाइयों, एक्टिंग मुझसे नहीं होती और ना मैं वो बात कह सकता जो आपको पसंद हो। और आज वो वक्त आ चुका है जब आपको दो शेर और जज्बाती तकरीर सुन के वोट डिसाइड करने की मेंटेलिटी से आगे आना होगा। दोस्तों, मुझे हौसला दीजिए। एक बात कहना बेहद जरूरी है, इस इदारे में से सब अपना अपना हिस्सा लूटने में लगे हुए हैं। लोग कहते हैं इस बार तुम बन जाओ, अगली बार हम बन जाएंगे, इस बार ठेकेदारी तुम ले लो, अगली बार ठेकेदारी हम ले लेंगे। इन सबके बीच पिसता है तो वो है आम स्टूडेंट। और आम स्टूडेंट के नाम पर जो लोग मलाई मार रहे हैं वो हर साल अपनी बाइक चेंज कर देते हैं, हर साल अपनी गाड़ियां चेंज कर देते हैं और हमें क्या मिल रहा है? थर्ड ग्रेड खाना और मच्छरों वाले कमरे में हम आज भी अपने कैरियर की जद्दोजहद में लगे हुए हैं।
आज आपको, हमको, सबको मिलकर एक ऐसा कैंपस बनाना होगा जहां पर हर किसी की अकाउंटेबिलिटी सेट हो, चाहे टीचर्स यूनियन हो, चाहे स्टूडेंट यूनियन हो, या फिर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ना हो। क्या सारे नियम कानून स्टूडेंट्स के लिए ही बने हैं? अटेंडेंस शॉर्ट हो जाए तो हॉल टिकट नहीं होता, कोई लिंगों में फंस जाए तो नॉमिनेशन कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ के प्रॉक्टर पर अगर 302 लग जाए तो प्रॉक्टर ही बना रहता है। क्या ये बात जायज है कि हमारे प्रॉक्टर साहब तो बंदूकधारी, सरकारी असलेधारी लेकर घूम रहे हैं? हमारे भाइयों को होटल में घुसकर गोली मार दी जाती है, हमारे भाइयों को कैंपस में चौराहे पर गोली मार दी जाती है। अगर प्रॉक्टर साहब आपको बच्चों से इतना ही डर लग रहा है तो हाथों में चूड़ियां पहन लीजिए और अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे दीजिए। हमारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, क्योंकि कई सालों से हम हर प्रॉब्लम का एक टेम्परेरी सोल्यूशन ढूंढ के बाबा ही लूटने में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घंटी मत बजाइए। ये घंटी जब क्यों नहीं बजी जब हमारे भाइयों की बाइकें चोरी हो रही थी? ये घंटी जब क्यों नहीं बजी जब हमारी बहनों के पर्स लूटे जा रहे थे? हम हर सॉल्यूशन का एक टेम्परेरी प्रॉब्लम का टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढ के बाबा ही लूटने में लगे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना भूल गए। इसका खामियाजा ये हुआ दोस्तों कि जो हर साल हमारे रहनुमा बने फिर रहे थे, हमारे कायद बने फिर रहे थे, वो तो आज राजबत्ती की गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसी चैम्बरों में चाय की चुस्कियों में मजा ले रहे हैं, और आज भी हम उन पुराने मुद्दों पर वोट देते हुए आ रहे हैं। अब आते हैं मुद्दों पर। जब मैंने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया उसमें मैंने जानबूझकर झंडे के शूज रखे, क्योंकि कुछ लोग पिछले 1.5 हफ्ते से मेरे धर्म को, मेरे नाम को अटैक कर रहे हैं। मैं देखना चाहता था कि वो आप लोगों को क्या ऑफर कर रहे हैं, मैं देखना चाहता था उनका विजन क्या है। पर भाइयों में बता देना चाहता हूँ, ना उनके पास आइडियाज है, ना इनोवेशन है, ना स्ट्रेटेजीज है। उनके पास है तो हम लोगों को बांटने वाली राजनीति, उनके पास है तो कि कैसे हम अलग हो जाए, कैसे अलग अलग हो जाए। हर साल ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लोग नई नई एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई फेसबुक बना रहा है, कोई ट्विटर बना रहा है, लेकिन हमारे इदारे का एक स्टार्टअप में कंट्रीब्यूशन बिल्कुल जीरो है। जीरो इसलिए है क्योंकि रिस्क टेकिंग फैक्टर और लीडरशिप जैसा एक्सपोजर हमारे भाइयों को नहीं मिलता। मैं इंतजामिया से पूछना चाहता हूं कि जो हर साल करोड़ों का फंड आता है, क्या वो घंटियां बजाने के लिए आता है या फिर चाय की चुस्कियां लेने को आता है? क्या हम एक स्टार्टअप फंड नहीं बना सकते जिससे हमारी यूनिवर्सिटी के 3 बड़े प्रोजेक्ट को फंड करे? और मैं वादा करता हूं अगर ऐसा होता है तो आगे 3-4 साल में देश के 100 स्टार्टअपों में सबसे बड़े स्टार्टअप हमारे होंगे। एनसीआर अलीगढ़ से 2 घंटे की दूरी पर है और वहां पर 80% नौकरियां हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के लोग कॉल सेंटर और बीपीओ की तरफ मुंह मोड़ के रह जाते हैं। क्या कारण है कि हमारे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर आईटी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं? क्या कारण है कि हमारे एमबीए का प्लेसमेंट प्राइवेट कंपनी से भी कम है? क्या कारण है कि हमारे बीए और बीएससी के भाइयों के आगे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है? कारण है कि हमारे पास कोई विजन नहीं है। कारण यह है कि हमारी कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज को मार्केटिंग ही नहीं मिल रही। मैं वादा करता हूं अगर आप लोगों का साथ रहा और मैं सदर की हैसियत से चुना जाता हूं तो इस साल जितना प्लेसमेंट हुआ उससे 2 गुना प्लेसमेंट करके दिखाऊंगा। हम हर साल स्टार्टअप समिट ऑर्गेनाइज करवाएंगे जिसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े लोग आएंगे। आप अपने आइडियाज पेश करेंगे और वो आपके आइडियाज की वैल्यू के हिसाब से अपनी गाइडेंस देंगे। इससे एक तीर से कई निशाने होंगे भाइयों। कंपटीशन का माहौल होगा, हमारे भाई एक दूसरे से कोलैबोरेट करेंगे और जो एटीट्यूड है नौकरी करने का वो एटीट्यूड बदलेगा नौकरी देने में। भाइयों बात है विजन होना चाहिए, कड़ी से कड़ी जुड़नी चाहिए। अगर ये सब चीज इंप्लीमेंट होती है तो ओवरऑल डेवलपमेंट देखिए किसे कहते हैं। टेक्नोलॉजी कहां से कहां चली गई, नए नए सिस्टम आ गए, लेकिन हम हैं कि उल्टे कदम दौड़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या हॉस्टल अलॉटमेंट एक पोर्टल में बनाया जा सकता जहां पर ट्रांसपेरेंट तरीके से बच्चों को हॉस्टल अलॉट हो जाए? मैं तो कहता हूं कि हमारे कंप्यूटर साइंस वाले भाइयों को, बीसी और एमसी वाले भाइयों को प्रोजेक्ट देके देखिए, ऐसा पोर्टल तैयार करेंगे कि ट्रांसपेरेंट तरीके से हॉस्टल भी अलॉट होंगे, कोई भेदभाव भी नहीं होगा।
जिसका एनरोलमेंट नंबर पहले होगा उसे हॉस्टल पहले मिलेगा। बात जज्बाती तकरीर करने की नहीं है, बात है कि आप मुद्दों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए एक हेल्पलाइन बनाना कोई रॉकेट साइंस है क्या? क्या एक नंबर नहीं हो सकता जिस पर हमारे स्टूडेंट्स कंप्लेन रजिस्टर करवाएं और उनका एक्नॉलेजमेंट होते ही वो 15 दिन के अंदर सॉल्व हो जाए? अगर इंतजामिया ये काम नहीं कर सकता तो क्या काम करेगा इंतजामिया? तो घटी हो जाएगा क्या? साथियों, लोगों ने कहा कि एएनयू से नॉमिनेशन खत्म नहीं हो सकता, तो मैं बता देना चाहता हूं, आप लोगों का सपोर्ट देखकर मेरी नॉमिनेशन रैली में 2 लोगों ने अपने पर्चे वापस कर लिए। एक साहब अपनी तकरीर में बोले कि नॉमिनेशन वापस करवा लिए गए बंदूक की नोक पे, तो मैं उन साहब से कह देना चाहता हूं कि नॉमिनेशन करवाओ तुम, पर्चे वापस करवाओ तुम, अपनी तकरीर में सिंपैथी लेने के लिए ये बात बोलो तुम। अरे भाई, बॉलीवुड में क्यों ट्राई नहीं करते जब इतनी अच्छी प्रोमोटिंग में डायरेक्शन कर देते हो? अगर मेरे बहाने ही सही सब लोग एक हुए तो बहुत बढ़िया बात है, लॉबिंग एक हुई तो बहुत बढ़िया बात है। चुनाव तो हर साल होता रहता है भाइयों, होता रहेगा। हर साल सर सैयद अली रहमा हर किसी को इस तारीखी फसील से याद आते हैं जब सर सैयद साहब के ऊपर एक डीएस कॉलेज के स्टूडेंट ने टिप्पणी की तो अपने भाइयों के साथ सबसे आगे अजय सिंह खड़ा हुआ था। आज मैं वीजी साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि सर सैयद साहब की सोच को सब लोग समझ सकें, तो +2 में एक चैप्टर सर सैयद साहब के ऊपर होना चाहिए ताकि बच्चे उस सोच के साथ आगे बढ़ सकें। भाइयों, आज इस तारीखी वसील से मैं भारत सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि सर सैयद साहब को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जाए। अब आते हैं अपनी बहनों के ऊपर। अक्सर जब वुमेन इश्यूज की बात चलती है तो कैंडिडेट्स अपने कमरे में ही वुमेन इश्यूज को डिसाइड कर लेते हैं और जैसे ही उनकी स्पीच खत्म हो जाती है उनके वुमेन इश्यूज भी खत्म हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें बहनों के लिए कुछ स्पेशल करना है, मैं ये कह रहा हूं कि हमें ऐसा माहौल देना है जैसा उनको उनके घर पर मिलता है। डाइनिंग की बात करेंगे बाद में। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आपने वो लाल चटनी तो देखी होगी जो आपको हॉलों में कैंटीन पर राजस्थान के ढाबों पर मिलती है, जिसके ऊपर से चीनी डाल दी जाती है। ये चटनी पूरी दुनिया में इधर ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। मेरे भाइयों, क्या आपने गौर किया कि आप लोग क्या खा रहे हैं? क्या आपने गौर किया कि जो भी इंस्पेक्शन कमेटी है उसकी रिपोर्ट आपके सामने रखी गई? अलीगढ़ में सबसे मशहूर है यहाँ की चाय। क्या यहाँ पर कोई कमेटी है जो यहाँ पर दूध का टेस्ट कर सके कि चाय में कैसा दूध मिल रहा है? नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर लॉबी के ठेकेदार देते हैं वो किसी न किसी तरीके से कैंटीन वालों से कमीशन लेना चाहते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा मिशन ही ये है कि उनके कमीशन को कैसे खत्म किया जाए। मेरा मिशन ही ये है कि कैसे लॉबिज्म को खत्म किया जाए। सीसीटीवी कैमरे डाइनिंग हॉल में लगवा गए हैं। जहाँ से बाइकें चोरी हो रही है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं है। जहाँ पे खाना बनता है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं है। मैं तो कहता हूँ अगर सीसीटीवी कैमरे लगाने हैं तो वहाँ लगाओ जहाँ खाना बनता है। हम भी तो देखें कितने कीड़े मकोड़े, कितनी छिपकली चूहे खाने के ऊपर से गुजरे हैं। हम भी तो देखें क्या फूड स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं। दुनिया की हर यूनिवर्सिटी की प्रायोरिटी होती है वुमेन सिक्योरिटी। इसका सॉल्यूशन यही नहीं है कि हम सीसीटीवी कैमरे लगवा दी जाए। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि लड़कियों के होटल के आसपास स्ट्रीट लाइट्स लगवाई जाएंगी, एक एम्बुलेंस और एक डॉक्टर का पोस्ट बनवाया जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है ट्रांसपोर्ट की, जो भाई बहन हमारे गरीब घर से आते हैं उनके 2,500-3 हज़ार रुपए ट्रांसपोर्ट में ही खर्च हो जाते हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि एएनयू शटल सर्विस के नाम से पूरे इंटर कैंपस डेडिकेटेड कॉरिडोर पे ही रिक्शा चलवाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ताकि आप लोगों के पैसे बच सकें। भाइयों, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं। आपके जो भी सजेशन हो आप मुझे दे सकते हैं और मैं अपनी बात को इसी बात के साथ खत्म करता हूं। लेट्स रिक्लेम एएनयू, रिक्लेम इट फ्रॉम लॉबिज्म, रिक्लेम इट फ्रॉम नेपोटिज्म एंड रिक्लेम इट फ्रॉम रीजनलिज्म।
जो चमन है सबसे हसी चमन, मैं उसी चमन का नसीब हूँ। मुझे फक्र क्यों ना हो बुलबुलों, मुझे फक्र है मैं अलीब हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।